नीट एग्जाम अगर आपका अच्छा गया है और आप काउंसलिंग करवाने की सोच रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखो और काउंसलिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करेंगे कि नीट यूजी की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी का एग्जाम हो ही चुका है, बहुत ही जल्द उसकी आंसर की रिलीज होने वाली है और 14 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो नीट यूजी की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो, शुरुआत में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं लगता। उस टाइम में बस आपका जो एडमिट कार्ड है उसके रोल नंबर्स लगते हैं और जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगता है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं लगता है काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है हल्का फुल्का वो लोग पोर्टल में चेंजेस करें तो कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में नहीं लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने टाइम। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम नहीं लगेंगे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, विद इन 3 to 5 डेज आपको मौका दिया जाता है। उस टाइम आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होता है विथ डॉक्यूमेंट्स। तो 5 दिन के अंदर आप तुरंत डॉक्यूमेंट नहीं बना पाओगे। आपके पास पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, वरना कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो सीट किसी और को दे दी जाती है या वो सीट सेकेंड राउंड में चली जाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना पहले से ही। ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, लेकिन एडमिशन के टाइम लगेंगे। एडमिशन आपको जल्दी बुलाया जाता है, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, देखो। सबसे पहले तो आपकी फोटोग्राफ जो आपने अपलोड की थी एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, जो आपने अपलोड की थी और जो आप एडमिट कार्ड के लिए ले गए थे, सेम फोटोग्राफ आपको रखनी है। कम से कम चार फोटोग्राफ आपको रखनी है अपने पास। ठीक है, वो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चों, डिफरेंट फोटोग्राफ मत रखना वरना प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर आपके पास सेम फोटोग्राफ नहीं है तो कम से कम सिमिलर रखो। सिमिलर कहने का मतलब जिस कपड़े में आपने फोटोग्राफ खिंचवाई है उसी कपड़े को पहनो। जो फोटोग्राफ के नीचे नाम और डेट लिख रखा है, सेम टू सेम नाम और डेट डलवाओ। और डेट वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था वो वाली डेट होनी चाहिए, या उसके लगभग की डेट डाल दो, किसको पता चलने वाला है। बस लगभग की डेट डाल दो, ये नहीं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आप डाल के आ रहे हो, नहीं। फोटो के नीचे लगभग 2024 की डेट होनी चाहिए या दिसंबर 2023 की डेट होनी चाहिए जब आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, इसके पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, इतनी बात का ध्यान रखना। और अगर डेट आपके फॉर्म में अपलोड करते वक्त आपने डेट वाला नहीं डाला था तो कोई बात नहीं, एज इट इज़ फोटो भी ले जा सकते हो। जैसा आपने अपलोड किया था हूबहू वैसा लेके जाओ बच्चों, सबसे अच्छा वही है। और बैकग्राउंड वाइट रखने की कोशिश करना, वाइट नहीं है तो ब्लू रखने की कोशिश करना। इसके अलावा और कोई कलर एक्सेप्टेड नहीं है। आपने गलती से फॉर्म भरते टाइम किसी और कलर की फ़ोटो अपलोड कर दी थी, बैकग्राउंड दूसरे कलर का, तो भी आप वाइट और ब्लू बैकग्राउंड ही ले जाओगे और कोई कलर का बैकग्राउंड एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। आपका एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो भी आपको तैयार रखना है, वही सेम फ़ोटो होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। ये कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं लगती है, पर सेफ्टी के लिए आप अपने पास बना के रखो तो अच्छा रहेगा, वरना तुरंत बनवाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सेफ्टी के लिए अपने पास एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो बनवा के रखो। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें से कोई भी कैटेगरी आपकी है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है? कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए बता देती हूँ। देखो, ईडब्ल्यूएस के लिए, जो जनरल ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2024 के पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं है। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। तो अगर आपका एक भी दिन पुराना है तो आप उसे नया बनवा लो। ठीक है, बाकी एससी एसटी के लिए चलता है, एससी एसटी के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, यानी कि फिजिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिफेंस कोटा से हो, आपके मम्मी पापा में से कोई आर्मी में था या मिलिट्री में था, तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। ये सर्टिफिकेट आप अपने पेरेंट्स से कह के बनवा सकते हो। ओके, या किसी साइबर कैफे वालों से हेल्प ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इतनी हो गई, तो इसके बाद अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में बहुत कम लोगों को मिल पाता है। 2 काउंसलिंग होती है बच्चों, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ स्टेट
के डोमिसाइल भी मांगे जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट के मांगे जाते हैं, मैं नहीं कहती सभी स्टेट के, लेकिन कुछ स्टेट के काउंसलिंग में उनके डोमिसाइल भी मांगे जाते हैं। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, कि आप उसी जगह के रेसिडेंट हो, ठीक है। और कुछ जगह पे सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाता है, तो डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे। आप बनवा के रख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की कम से कम 3 फोटोकॉपी रखना बच्चों, ठीक है। 3 कॉपी एडमिट कार्ड के आपको निकलवा के रखनी है। 2 तो लगती ही लगती हैं, कभी कभी 3 भी लग जाती हैं, इसलिए मैं 3 कह रही हूँ। जनरली 2 आपकी लगती हैं, तो सेफ्टी के लिए आप 3 निकलवा के रख लो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, जो आपने फॉर्म भरने के बाद आपने कंफर्मेशन पेज निकाला होगा ना, उस कंफर्मेशन पेज की भी कम से कम 3 कॉपी आपको करा के रखनी है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके काउंसलिंग में लगती हैं। और अलग चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टेट काउंसलिंग में कभी कभी ड्राफ्ट मांगा जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग हो रही थी, उसमें ड्राफ्ट मांगा जाता था। ड्राफ्ट कहने का मतलब कि काउंसलिंग के टाइम 10,000 रुपये फीस लगती थी, तो उस 10,000 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, ड्राफ्ट उन्होंने बनवाया होगा। ये बैंक से बनवाना पड़ता है, एक तरह से चेक की तरह होता है, लेकिन ये चेक नहीं होता एग्जैक्टली। ड्राफ्ट चेक से थोड़ा सा अलग होता है। आप जानते हो ना, पैसे के लिए चेक दिया जाता है, तो चेक थोड़ा सा अलग होता है, ड्राफ्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ सकता है। तो ड्राफ्ट अभी से बनवा के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ लो, या अपने अकाउंट में एक बार जांच कर लो कि आप ड्राफ्ट बनवाने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। जैसे चेक इशू करवाने के लिए ना बैंक में एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो आपका इशूड है कि नहीं है, ताकि आपका जब काउंसलिंग हो तो आप तुरंत बनवा सको। अगर इशू नहीं हुआ रहेगा तो इशू होने में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप इतना ध्यान रखो कि आप अपने बैंक का ड्राफ्ट इशू करवा लो, ठीक है, ताकि आप ड्राफ्ट जब चाहो बनवा सको। आप अपने से बनवा सकते हो या आपके मम्मी पापा, किसी और का नहीं चलेगा बच्चों, अपना या अपने मम्मी पापा का, ठीक है, इसी का चलता है। बाकी किसी का करने से प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो ड्राफ्ट के लिए थोड़ा सा आप अवेयर रहना, ओके। सो ये सारी बातें हैं। और अगर आपका काउंसलिंग जैसे 10,000 जो लग रहा है, 10,000 कहीं कहीं 30,000 भी लगता है, तो जो 10,000 आपका लग रहा है, अगर आपको काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाता है, काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो 10,000 आपके रिफंड हो जाते हैं उसी अकाउंट में जिस अकाउंट का आपने ड्राफ्ट लगवाया हुआ है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और काउंसलिंग फ़ीस बच्चों 2,000 से 3,000 रुपये लग सकती है आपकी, तो काउंसलिंग फ़ीस भी अपने पास रेडी रखना आप, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। और जनरली जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी लगेगा आपका। तो आधार कार्ड में अगर आपने कोई गलती करवा रखी है तो उस आधार कार्ड को सही करवा लेना। आपकी मार्कशीट्स लगेंगी, क्लास 11th 12th, सॉरी नॉट 11th, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। और अगर मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी आपका अलग से आता है, जो कि सीबीएसई में कुछ साल पहले तक अलग से आता था, तो अगर आपने पहले पास आउट कर रखा है तो सर्टिफिकेट आपको अलग से देना पड़ेगा। और एक और बात, पिछले कुछ सालों में गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगा जाता था, तो हो सकता है इस साल भी मांगा जाए। देखो, कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनटीए हर वक्त कुछ ना कुछ नया बदलाव करता रहता है। इसलिए मैं कोई भी चीज़ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आ जाता तब तक 100% श्योरिटी नहीं बताई जा सकती, और ऑफिशियली कुछ भी लाने में वो लोग देर करते हैं, तब हमारे पास टाइम बचता नहीं है। इसलिए पहले से मैं थोड़ा सा आपको सतर्क कर रही हूँ, ताकि आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, ठीक है। थोड़ा सा आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, 200 300 400 ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको सीट मिल जाएगी, सेफ्टी से आराम से आपका काम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे मान लो आपने 12th के बाद गैप लिया है, आपने 12th के बाद कोई कोर्स नहीं किया, सिर्फ आपने नीट की तैयारी की, या फिर आपने बीएससी किया भी है, तो बीएससी के बाद तो नीट का एग्ज़ाम दिया नहीं जाता है, नीट तो 12th पास आउट के लिए होता है, तो भी आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए आप अपने तहसील से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप गैप ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसे गैप ईयर एफिडेविट भी हम कहते हैं। तो आपने जितने भी साल का गैप लिया है उतने साल के लिए आप गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये स्टेट काउंसलिंग में मेजरली लगते हैं बच्चों। जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, ड्राफ्ट है, ये सब स्टेट काउंसलिंग के झंझट होते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये आपको नहीं लगेगा। तो अगर आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको लगता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको हो जाएगा, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में होगा तो हाँ, बिल्कुल आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, ठीक है।
और ये स्टेट टू स्टेट वैरी भी करेगा। आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो सकता है वहाँ ना मांगा जाए, लेकिन किसी और स्टेट में मांगा जाए। तो स्टेट टू स्टेट हर चीज़ें वैरी करती हैं, सारे स्टेट्स का बता पाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, पर सेफ्टी के लिए इतनी चीज़ें बनवा लो, इससे बाहर की कोई चीज़ नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। इसमें से हो सकता है कोई एक आध चीज़ ना लगे, लेकिन इसके बाहर जितना मैंने बताया उसके बाहर कोई चीज़ नहीं मांगा जाएगा, तो इसके लिए आप श्योर रह सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सारे डॉक्यूमेंट समझ में आ गए होंगे, आपको क्या क्या रखना है अपने पास। एक बार समराइज कर देती हूँ क्या क्या रखना है अपने पास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर हमेशा तैयार हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए। अगर बच्चों किसी का मार्क्स कम आया है तो नीट में कम मार्क्स वालों के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, और नीट में अगर आपका अच्छा नहीं हुआ, आप चाहते हो कि कोई और एग्जाम दो, तो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो हो। ओके, वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी। और अगर आप सोच रहे हो पार्शियल ड्रॉप लेने की, तो पार्शियल ड्रॉप आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पार्शियल ड्रॉप में, वो मैंने इस वाली वीडियो में बता दी है। ये तीनों वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।